नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। परमाणु की संरचना कैसी होती है? परमाणु कैसा होता है? परमाणु की संरचना समझ गए, केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगा। केमिस्ट्री आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान। पर सवाल यह है कि परमाणु की संरचना होता कैसा है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी सारे स्टूडेंट जो आए हुए मेरे क्लास में, उन सबसे पहले देख लूँ कि मेरे क्लास में कौन कौन आया हुआ है। निशी, बिहार का लाडला, सुशांत, अनुराग, अरविंद, तरुण। और आज की जो क्लास होने वाला है बहुत ही बेसिक तौर पे क्लास होने वाला है। आपको पता होगा सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का दिन बेसिक क्लासेस होते हैं। 11th वाले बच्चों को कनेक्ट करने के लिए होता है, 11th वाले बच्चों के लिए होता है। 11th वाले बच्चे जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा चैप्टर 1 के जो क्लासेस हैं, जो अभी तैयार हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें लाइन से डाली जा रही है। अब क्लास 12th वाले बच्चे भी इस बात पे ध्यान दें कि चैप्टर 1 की भी वीडियोस डाली जा रही है। एक दिन मैं महा क्लास डालने वाला हूँ जिसमें कम से कम 8-10। हाँ, तो चलते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ अब कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। 2-3 मिनट कभी कभी ऐसा होता है कि नेट का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि अभी कुछ बच्चों के साथ हुआ था कि वो बच्चे बोल रहे थे। तो मैं सबसे पहले, जितू रॉय मेरे साथ आया हुआ है, अरुणा देवी अपनी अपनी बात मुझसे कह सकते हैं, जो चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं। हाँ जी, क्लास 11th की क्लास कब चलते हैं? देखो बेटा, 11th की क्लास के बारे में मैंने बताया ना। 11th की क्लास जो है वो चलता है TTS, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब इसके बाद जो बच गया है उस दिन 12th वाले बच्चों का क्लास चलता है। 12th वाले बच्चों का क्लास कब चलता है आप बता सकते हो? आप लोग कब चलता है? MWF, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है ना? आपको क्लियर हो गया? कुछ बच्चे पूछ रहे थे। स्टार्ट करिए सर। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और किसी को कुछ कहना तो सबको गुड इवनिंग, सबको हेलो, सबको हाय हेलो, सबको वेलकम मेरे क्लास में। आज की क्लास काफ़ी आसान। परमाणु होता कैसा है? सिंपल, हम सब जानते हैं कि परमाणु कैसा रहता है, पर परमाणु होगा कैसा, इसके बारे में अगर हम जानकारी लें। परमाणु के अंदर कुछ होता है क्या? अगर परमाणु के अंदर कुछ है तो वो क्या है और कैसा है, उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और आज काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं इसी के साथ। तो सब तैयार रहिएगा। बस एक काम करना, अपनी कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए। जैसा जैसा मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे। बड़े आसान हो जाएगा आज की क्लास, बड़े आसान हो जाएगा अगर वैसा करोगे तो चलो शुरू करते हैं सबके सब। और मेरे साथ बोलना ज़रूर। और जिन बच्चों को पता होगा वो बिल्कुल हुंकार मारना, जोर से चिल्लाना, घर में गूंज जाए आपकी आवाज़, पढ़ाई की आवाज़, आपकी समझ की आवाज़ गूंज जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परमाणु की संरचना होती कैसे है? सिंपल, हम 9-10 से पहले की बात है, प्राइमरी क्लास में भी हम जानते हैं कि सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। जैसे कि आप जानते हो, जॉन डाल्टन ने कहा था सबसे छोटा कण परमाणु होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पिछली क्लासेस तक पढ़ाया था। तो आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि परमाणु क्या होता है। किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, उसे और भी नहीं तोड़ा जा सकता, वो परमाणु होता है, एटम होता है। कैसा होता है? गोलाकार कण है, ये कह दिया गया। जॉन डाल्टन ने कहा कि एक गोलाकार कण होता है जो इतना सूक्ष्म होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है। आगे जाकर के रदरफोर्ड, ये किसने बताया था? इसको बताया था जॉन डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने कहा था कि सबसे छोटा कण होता है परमाणु। जॉन डाल्टन ने कहा था ये गोलाकार कण है, बस इसको और भी छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये इससे छोटा कोई कण होता ही नहीं है जिनसे ये मिलकर बना होता है, डाल्टन ने कहा था। फिर आगे बात आई रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने कह दिया कि परमाणु जो होता है वो 2 भागों से बना होता है, एक मध्य का भाग और बाहरी भाग। मध्य का भाग पर पूरा धन आवेश होता है और पूरा द्रव्यमान होता है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो घूमते रहते हैं लगातार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सोचें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से इनमें घूमते रहते हैं, तो परमाणु कुछ ऐसा होता है।
इनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। परमाणु गोलाकार होता है, बाद में पता चला इस तरह से होता है, जिसमें उन्होंने कहा था, इसको कहा था नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक कहा था उसने। फिर उसके बाद ये बाहर इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है। इतनी बातें सबको पता है। फिर बाद में एक बात आई कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता रहा तो वो नाभिक में गिर ही जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और बात हुआ, इसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या उन्होंने कहा था 10 की घात ऋण 10 मीटर होता है, रेडियस जो होता है नाभिक का। और परमाणु का जो रेडियस होता है वो है, परमाणु की जो रेडियस है उसको कहा उसने 10 की घात कितना, सॉरी नाभिक का कितना बोला, 10 की घात ऋण 15, ठीक है। और इसका कितना कहा, 10 की घात ऋण 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 की घात ऋण 10 मीटर है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 की घात ऋण 15 मीटर होता है। यानी ये छोटा होता है, माइनस में है ना, घात माइनस में छोटा, तो नाभिक छोटा है, ये बड़ा। दोनों में कितने का अंतर है? इसकी त्रिज्या से इसकी त्रिज्या, अगर हम न्यूक्लियस की त्रिज्या को Rn कहें, एटम की त्रिज्या को Ra कहें, तो कितने का अंतर है? वो 1 लाख गुना बड़ा है परमाणु, यानी 1 लाख गुना बड़ी है इसकी त्रिज्या नाभिक परमाणु की। ये बात उन्होंने कहा। अब परमाणु के बारे में इतनी जानकारी हुई। परमाणु की इस जानकारी के बाद हम अगले स्टेप में चलते हैं कि आगे फिर कहा गया, किसने? निल्स बोर ने कहा। निल्स बोर ने कहा कि नाभिक तो होता है, ये भी राइट है, नाभिक होता है, ये भी राइट है, परमाणु में नाभिक होता है, ये भी राइट है। लेकिन एक बात होता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग वृत्ताकार पथों में घूमते रहते हैं। यानी कि यहां पर नई चीजों की खोज हो गई। इनको कहा गया ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर कहा इनको, एनर्जी लेवल कहा गया। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को कहा गया कक्ष यानी कि ऑर्बिट कहा गया। किसने खोज लिया? निल्स बोर ने। इतनी खोज हो गई। साथ में इस खोज से पहले ये 3 बातों की प्रमाण मिल चुके थे। वो था प्रमाण कि परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ये नाभिक में 2 चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है ये, और इस पर जो घूमने वाले जो कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजों की खोज हो गई। अब ये जो खोज है और कितनी गहरी जाती है इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए, हमेशा याद भी रहनी चाहिए इन बातों की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कण है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी किन पॉइंट्स को हम याद रखें ताकि हमें आगे जाकर के कोई तकलीफ ना हो, अपने दिमाग में बिठाना होगा। तो मैं वो थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। यानी परमाणु 3 कणों से बना होता है, जहाँ पर जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का वो होता है परमाणु। लेकिन आगे पता चला पदार्थ का सबसे छोटा कण यानी परमाणु तो होता ही है, लेकिन परमाणु भी छोटे कणों से बना होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इतनी बातें हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है जो इस वातावरण में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है जो कि नाभिक पे होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियस पर, नाभिक पर न्यूट्रॉन होता है। तो इसी कारण से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहा जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नाभिकीय कण। तो नाभिकीय कण क्या होते हैं बताइए? नाभिकीय कण क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और यहां पर आपको ये नाभिक के बाहर है, उसे हम, वो है इलेक्ट्रॉन कण। इतनी बातें तो क्लियर हो गई है। मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की छोटी बेसिक जानकारियां हैं उनको देता हूं। फिलहाल इसको कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। परमाणु जिन कणों से बना होता है उन कणों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, मूलभूत कण कहते हैं।
मूलभूत कण कहते हैं। ये मूलभूत कणों से बना होता है। परमाणु में किससे बनी होती? मूलभूत कणों से बनी होती है, फंडामेंटल पार्टिकल से बनी होती है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? बोलो बेटा, बोला करो। फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इधर उधर की बातों को ना करें, हम सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई के बाद दूसरी बातें होती हैं। पढ़ाई के बाद दूसरी बातें हम होते कह रहती है, दूसरी बातें हम करते रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं पढ़ाई के चैनल में। दूसरी बातें करने के लिए दूसरे चैनल में जाते हैं। दूसरे चैनल मतलब गाना सुनने के लिए गाने वाले चैनल में जाते हैं। मजाक सुनना है, यानी जिसको हम कॉमेडी सुनना है तो कॉमेडी वाले चैनल में जाते हैं। पिक्चर देखना है तो पिक्चर वाले चैनल में जाते हैं। कहानी सुनना है तो कहानी वाले चैनल में जाते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कहानी का भी कुछ एक सीरीज चालू करें, ताकि आप लोग हमारी आवाज़ में आप कहानी सुन सकें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करने का। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं इसी के चलते मैं एक बात और बता दूं, ये चीजें कि जो मैं बताने वाला हूं वो है, इतनी बातों को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाइए। क्या बिठाना है दिमाग में, जरा समझाता हूं मैं। कुछ पार्टिकल्स हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का सिंबल है P+। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का सिंबल है P+। और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कितना 1.67 इंटू, ये 673 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 1.67 इंटू 10⁻⁻27। एकदम बोलते जाओ, दिमाग में बैठते जाएगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। किसका? प्रोटॉन का। याद रखेंगे बिल्कुल। न्यूट्रॉन का भी मास उतना ही होता है, 1.675, 1.673, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इस द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट बस उसके एक के बराबर होता है, बोलते हैं ना। जितना प्रोटॉन होता है उतना परमाणु, जैसे किसी का परमाणु भार कह रहे हैं, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योगफल को परमाणु भार कहते हैं। इसी कारण से तो ये हो गया, ये याद रखेंगे। एक परमाणु भार, एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है किलोग्राम में? तो इससे पता चला 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात, ये इतना वैल्यू होता है। फिर अब चलें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी हो गई। न्यूट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात यहां पर भी लिखा गया है। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। याद कर लो ना बेटा, याद कर लो ना, अभी याद कर लो, आगे जाके काम आएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। 1.67 रट्टा मार लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कितने बच्चों को याद हो गया? जोर से बोलिए, कितने बच्चों को याद हो गया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू -27। जिनको याद हो गया सर बोल दो, यस सर मेरे को याद हो गया, बस बोल दो। इससे फायदा क्या होगा? जब होगा तब होगा, अब तो फायदा उठा लेना है। तो क्या हुआ बताइए? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। याद हो गया, ये दोनों याद हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, 0 है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कूलम्ब में कितना होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। कूलम्ब में इसका चार्ज होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। किसके लिए? प्रोटॉन का भी चार्ज उसी के बराबर होता है, पॉजिटिव में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है ना। और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻�19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर है
चार्ज का साइन अलग है, अपोजिट चार्ज है, लेकिन चार्ज वैल्यू बराबर है। दूसरी बात है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, देख लीजिएगा, इसके बराबर है। तो हम चलते हैं आगे। तो इतनी बातें हमें परमाणु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिली। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है परमाणु, ये पता चला। अब चलते हैं थोड़ी से आगे। जब ये सब हुआ तब इसके बाद एक बात आई कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज जब हो गई तो जॉन डाल्टन ने एक बात कहा कि हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, तब जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु को होना चाहिए ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से बोलते हैं प्लम पुडिंग की तरह होना चाहिए, यानी कि मोतीचूर के लड्डू के समान, बूंदी के लड्डू के समान होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब होता है प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इस तरह का होना चाहिए। यानी कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज के समान होना चाहिए बोला गया है। यानी इलेक्ट्रॉन के पूरे समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के वातावरण में इलेक्ट्रॉन से बना हुआ पूरा तरबूज है, जिसमें बीज फंसे होते हैं, वैसे ही बीज की तरह वहाँ पर प्रोटॉन है, ऐसे बोला गया। ये इलेक्ट्रॉन पूरा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कहीं कहीं पर प्रोटॉन है, इस तरह का तरबूज मॉडल भी कहा गया इसको। तो बाद में न्यूक्लियस की खोज हुई, आपको पता है, जो रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन अब हम परमाणु की चीर-फाड़ करेंगे। अब परमाणु की चीर-फाड़ करेंगे, परमाणु को समझेंगे और वो कैसे डेवलप होते गया, वो होता कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे, जो अब शुरू होने वाला है असली में परमाणु की संरचना। अब शुरू होने वाला है परमाणु की असली संरचना। तो जरा देखें, अपनी कॉपी ओपन करिए, जरा मैं जैसे जैसे लिखते जाऊंगा बिल्कुल वैसे वैसे आपको काम करते जाना है। बहुत आनंद आएगा, बहुत समझ में आएगा और एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए, कॉपी ओपन कर लिए, बोलिए कॉपी ओपन हो गया है। चलो, कॉपी ओपन हो गया, इधर उधर की बात मत करो भाई। हाँ, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि चैट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरा काम नहीं बेटा चैट बंद करना, काम आपका है कि चैटिंग आप बंद कर दो, किसी का चैट दिखाई नहीं देगा, आप सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ बस। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, एक काम करते हैं, चैट को बंद कर देते हैं। आपको पता है ना, आपकी चैटिंग से मुझे फायदा होता है, फिर क्यों कर रहे हो आप, मुझे क्यों फायदा दे रहे हो। चलो शुरू करते हैं। देखिए, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक को हमने दर्शाया प्लस के रूप में, गोलाकार प्लस के रूप में। इसमें कई वृत्ताकार इस तरह से पथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की घूमने की संभावनाएं रहती है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमती है। बस ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन इन्हीं जगहों पर घूमती है। इन जगहों को कहा जाता है, इन जगहों को कहा जाता है, अब इसका नाम लिख दूं, एनर्जी लेवल। लिखो बेटा कॉपी में, एनर्जी लेवल, एकदम अच्छे समझ में आएगा। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर क्या कहा जाता है, इसको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसी को कहा गया कक्ष, इसी को कहा गया कोश। तो बहुत सारे नाम हो गए। कक्ष इंग्लिश में बोल दिया जाता है ऑर्बिट, और कोश इंग्लिश में बोल दिया जाता है सेल। अब आप कंफ्यूज मत हो, आप एक बार नोट कर लो तो कंफ्यूजन बंद हो जाएगा। तो मैं एक शब्द बस लिख दूंगा, जल्दी से नोट कर लो अपनी कॉपी में, इस चीज को बना करके जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि आपको पता है पर क्या नहीं पता है, क्या सीखना है, वो तो मैं अगले स्टेप में पता चलेगा। आप इसको बस कर लो। मैं इसी के साथ आपको क्वांटम संख्या की तरफ पहुंचा सकता हूं, लेकिन याद रखना क्वांटम संख्या इतनी जल्दी समझ में नहीं आती बहुत सारे बच्चों को। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वांटम संख्याओं तक कुछ हद तक समझाने की कोशिश करूंगा। यानी परमाणु की चीर-फाड़ हो जाती है, क्वांटम संख्या तक पहुंच जाते हैं हम। चलिए, तो यहां पर देखें, हो गया, ये नोट कर लिए। तो मैं इसको एक शब्द दे रहा हूं, एनर्जी लेवल को एक नया शब्द दे रहा हूं, वो शब्द है ऑर्बिट। मैं नया शब्द दे रहा हूं, इनमें से एक शब्द दे रहा हूं, वो है ऑर्बिट। ठीक है, म्यूजिक कंपनी, आप म्यूजिक चलाओ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान मत दो। चलो म्यूजिक कंपनी, पढ़ाई करो, पढ़ाई में लगना है तो पढ़ाई में आओ, अन्यथा आप म्यूजिक करो। चलो ठीक है, चलिए साहब, ये हो गया। क्रांति बैच की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कीजिए ना बेटा। क्रांति बैच जो है वो क्रांति बैच है, भारत में क्रांति लाएगा।
क्योंकि हर बच्चा क्रांति बैच में ऐड हो रहा है, हर बच्चा आ रहा है, लगभग हर बच्चा आ रहा है क्रांति बैच में, क्योंकि हमने अपने ट्यूशन का फीस बिल्कुल माफ कर दिया, टीचर ने बिल्कुल टेक्नोलॉजी का फीस लिया जा रहा है, उसके बारे में आप जानते हो कि ओनली 799 में ये फी हो रहा है, तो जल्दी से कर लीजिए। बिल्कुल आप लोगों का डिमांड था कि सर कुछ दिनों के लिए ऑन रखे उसमें एडमिशन, तो मैंने ऑन रखा है, तो जितनी जल्दी हो सके करें। वैसे भी कल संडे है, तो आप जल्दी से जल्दी कर लो आप। चलो यहां पर बात करें तो मैं एक शब्द बस इसका रख रहा हूं, वो शब्द है, एनर्जी लेवल को एक शब्द दे रहा हूं मैं यहां पर, कक्ष, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्बिट। एक शब्द दे रहा हूं, ओनली एक शब्द, ऑर्बिट। ऑर्बिट को डिनोट करूंगा मैं स्मॉल एन से, ऑर्बिट को डिनोट करूंगा मैं स्मॉल एन से। मैं जैसा लिखते जाऊंगा आप लिखते जाइएगा अगले स्टेप में अपनी कॉपी में, ठीक है। अब इसमें इसका जो वैल्यू है, देखिए ये जो कक्ष है 1 2 3 4 5, तो कक्ष पहला है के, इसका नाम है, दूसरे का नाम है एल, तीसरे का नाम है के एल एम एन ओ पी, अल्फाबेट जैसा के से स्टार्ट करेंगे, तो ये नाम है इसका। तो इसका मान जो होगा के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये हुआ, आपने नोट किया होगा। इसका एक मैथमेटिकल वैल्यू भी दी गई है। मैथमेटिकल वैल्यू क्या, के को 1 से डिनोट करते हैं, एल को 2 से, फिर ये 3 4 5। तो इस ऊर्जा स्तर का नाम रखा गया के एल एम एन ओ पी, ऑर्बिट का नाम रखा गया के एल एम एन ओ पी, ऑर्बिट का नाम रखा गया के एल एन एम ओ पी क्यू आर एस टी, जो भी है ये नाम रखा गया, और उसी का नंबर दिया गया 1 2 3 4 5, अंदर से बाहर की ओर। ये क्लियर है, आपने नोट कर लिया, तो इसको नंबर दिया गया 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू जो है वो क्या चीज नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 होता है, ऑर्बिट होता है 1 2 3 4 5। ये जो ऑर्बिट है वो भी छोटे छोटे और चीजों से बना होता है, जिसको कहा जाता है सब ऑर्बिट। मैं आपको यहां पर बोलूं सब ऑर्बिट, जिसको एक और नाम दिया जाता है सब शेल, क्योंकि आपको पता है इसको सेल कहते हैं, तो सब ऑर्बिट हिंदी में क्या कहेंगे, उपकक्ष। उपकक्ष, सब शेल को हिंदी में क्या कहेंगे, उपकोश। तो उपकक्ष, उपकोश, तो ये छोटे भागों से बना होता है उपकोश। मतलब ये जो कक्ष है और भी छोटे भागों से मिलकर बना हो सकता है, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा, यानी हर कक्ष की वो टुकड़े में, अलग अलग टुकड़ों में बना होता है, ये बताएगा। इसको भी नोट करेंगे, आप मेरे साथ बोलते जाएंगे। चलिए याद रखिएगा, हो गया। इधर उधर की बात करने वाले पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इधर उधर की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बात लास्ट में करूंगा मैं। हाँ जी, तो क्या हुआ, ये उपकोश हो गया। उपकोश जो है इसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं, उपकोश को स्मॉल एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू, इसका मान जो होता है, इसका नाम जो होता है उपकोश होता है एस पी डी एफ। एस पी डी एफ होता है उपकोश। उपकोश का नाम क्या है, एस पी डी एफ। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि उपकोश जो है एस पी डी एफ होता है, एस पी डी एफ होता है। तो पहले ऊर्जा स्तर में ओनली एक उपकोष, ये पूरा कोश जो है, ये पूरा कक्ष जो है, उपकक्ष जो है, ये जो कक्ष है ओनली एक उपकक्ष से बना होता है, वो एस उपकक्ष से बना होता है। दूसरा जो है एस और पी उपकक्ष से बना होता है। तीसरा जो है एस पी डी उपकक्ष से बना होता है। याद रखते जाइएगा, बहुत जरूरी है। और चौथा जो है एस पी डी एफ से बना होता है। पांचवा जो है एस पी डी एफ, और यदि बहुत बड़ा परमाणु मिला तो पांचवा जो ऊर्जा स्तर है एक और आ सकता है उपकक्ष, वो है जी। जी से भी बना हो सकता है। फिलहाल तो ऐसे परमाणु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं प्रकृति में जिसमें जी उपकक्ष हैं, लेकिन अगला एक और उपकक्ष बढ़ जाएगा। ये प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन, एक एक बढ़ रहा है, तो इसमें भी एक बढ़ सकता है।
प्रमाण नहीं मिले हैं क्योंकि अभी तक परमाणु नहीं है, पर संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि साइंस वही कहता है कि आज आप 1 रुपया कमाते हो, कल 2 रुपया कमाते हो, परसों 3 रुपया कमाते हो, नरसों फिर आप 4 रुपया कमाते हो, तो पक्का है कि उसके बाद का दिन अगर आपको मिला तो आप 6 रुपया कमाओगे। तो ये होता है, 1 2 3 4 5 एक एक करके बढ़ रहा है। अलग बात है कि ना कमाओ, वो अलग बात है। तो वही कहानी इसमें कह रहा है। अभी 10 मिनट में 10 मिनट में 10 कदम चलते हो, 20 मिनट में 20 कदम चलोगे, 30 मिनट में कितने कदम चलोगे? 30 कदम चलोगे। यही एक बात है जो कि साइंस कहता है, मैथमेटिक्स कहता है। चलिए, ये है। तो वैसे इसका नंबर होता है 0, S की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है और F की वैल्यू 3 है। ये जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं हम, यहां पर उपयोग नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तब उपयोग करेंगे। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर अगर FG हो गया तो क्या हुआ? FG, G का हम लेंगे 4। चलिए, यहां तक तो ये समझ में आ गया। तो पहले ऊर्जा स्तर के S को कहेंगे 1S, दूसरे ऊर्जा स्तर के S को कहेंगे 2S, फिर P को 2P, फिर 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G। ये कहा जाएगा परमाणु की चीरफाड़ हो रही है भाई, परमाणु का चीरफाड़ हो रहा है। परमाणु की संरचना, परमाणु का हम क्या कर रहे हैं? परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, कहाँ पे हो सकते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं। तो हमने देखा कक्ष, हमने देखा अब उपकक्ष। कक्ष भी उपकक्षों से बना होता है, ये क्लियर हो गया। अब इसके नीचे जाते हैं तो और एक मजेदार चीज नजर आएगी आपको। जो उपकक्ष है ना, वो भी छोटे भागों से बना होता है। उपकक्ष भी है जो छोटे भागों से बना होता है। उनको क्या कहेंगे? देखें, ये भी छोटे भागों से बना होता है, ठीक है। इसका उपभाग मैं नाम लिख देता हूं, उपभाग हो गया। इसका उपभाग मतलब और छोटे भागों में तोड़ा गया तो ऐसे टूटता है। इसको नाम दिया गया कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। अब इस सबका इसको स्मॉल m से दर्शाएंगे, पर हमेशा याद रखना ये देखो, इस पर कौन कौन आएगा ये डिपेंड करता है। पहले ऊर्जा स्तर में S आया, दूसरे ऊर्जा स्तर में P आया, S और P आया, तीसरे में SPD आया, चौथे में SPDF आया, पांचवें में SPDFG आया। ये क्लियर हो गया। वैसे ही यहां पर भी कुछ बातों पे ध्यान देना कि यहां पर भी इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल m से। और ये देख, अगले थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं कि n को और एक नाम से जाना जाता है, l को एक और नाम से जाना जाता है, m को एक और नाम से जाना जाता है, ये भी बताने वाला हूं। पर वो नाम जानने से पहले इन बातों को जानना पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चे जो बहुत बाद में आए होंगे ना मेरे क्लास में, उनको मैं कहूंगा कि वो इस वीडियो को शुरू से देख लें, एक एक बात आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को जरूर देख लें। और शर्मा जी थोड़ी बाद में बात कर लीजिएगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, थोड़ी देख लीजिएगा। गरीब बच्चों को कैसे फायदा होगा आपको जरूर बताऊंगा। आप परेशान मत हो, अगर आप गरीब हो तो परेशान मत हो, हम आपकी गरीबी को खत्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए, है ना। अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप टीचर हो और ये बोल रहे हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो कमेंट करने के लिए आया हो, तो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप कमेंट मत करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। कक्षक, ऑर्बिट, m कहा जाएगा। चलिए, तो ये जो m है, ये भी इसकी वैल्यू जो है कैसे होगा जरा देखेंगे। हमने जाना है कि l जो है ये s है, तो s के लिए हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा m, ये m की वैल्यू इस पर है। p अगर होगा तो इसमें m में 3 मिलेंगे बॉक्स, ये 3 ऑर्बिटल मिला। l और l अगर d है तो इसमें 5 m मिलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑर्बिटल कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। f है तो कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। तो आपने क्या देखा? s के लिए 1 है, p के लिए 3 है, यानी 2 बढ़ गया, d में फिर 2 बढ़ गया, 5 हो गया, फिर f में और 2 बढ़ गया, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो देखा 1 2 3 4 5 6 7। अब जो चीज़ें आपने इस ड्राइंग में देखा है, इस ग्राफ में देखा है, वो चीज़ें आप देखोगे अब अलग अलग पार्ट में। मैं आपको थ्योरेटिकली इसको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना।
अब पूरी बातें आपको रिमाइंड हो चुका होगा, आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा, शुरू से देख लें तो जो जो बातें मैंने आपको बताया है उसके बारे में आगे और ले जाऊंगा। और हाँ, अब देखिए आपने क्या क्या देखा उसको जरा समझोगे। मैं कहता हूं N L M, ये तीन चीजें हमने देखा, तो हमने क्या क्या देखा बताओ, ये बताते हैं। चलिए थोड़ा सा ये वाली ग्राफ, एक ये वाला जो है एक टेबल बना लो बेटा, जल्दी से ये वाली टेबल बना लो, ये वाली टेबल बना लो, जल्दी से ये वाली टेबल बना लो। जो टेबल बन जाए तो बोलो यस सर हो गया, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाला हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ बातें और बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम एकदम बेसिक जहां तक और टूट सकता है और चिड़फाड़ करेंगे वहां तक ले जाएंगे आपको। तो जल्दी करिए, बन गया होगा। अब मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू क्या होता है, k को क्या मानते हो 1, या k को मानते हो 1, तो पहले में क्या होता है ओनली s होता है, s की वैल्यू क्या होता है 0। m क्या होता है, 3 जगह होता है, इससे m में सिर्फ एक बॉक्स। तो बेटा एक बात याद रखो, मैं बताना चाहूंगा L की वैल्यू जो है n पर डिपेंड करती है, L की वैल्यू जो n पर डिपेंड करती है 0 से n-1। अब एक एक चीज़ों को थोड़ा समझते हुए चलेंगे, फिर एक बात और बताता हूं। अगर मुझे L पता लगाना है कि किस एनर्जी लेवल में किस एनर्जी लेवल में L का मान कितना है, तो कैसे पता लगाऊंगा जरा सोचिएगा। इसका फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से n-1। थोड़ा समझेंगे, इसको लिखिए अपनी कॉपी में, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। तो क्या होगा, यहां पर देखो क्या आया, n की वैल्यू यदि 1 है तो क्या होगा, L बराबर 0 से n का मान कितना है 1, 1-1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0 यानी 0 ही वैल्यू होगा, डबल वैल्यू तो होती नहीं है, यानी कि 0। अगर 0 है, आपको पता है L की वैल्यू SPDF होता है, S यानी 0, P मतलब 1, D मतलब 2 और F मतलब 3। इतनी बातें तो क्लियर हो गया है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, तब हमारे पास होने वाला है 0 से 0, यानी कि 0 आया तो 0 मतलब क्या हुआ, 0 0 मतलब हुआ S। तो पहले ऊर्जा स्तर में ओनली ये पता चल रहा है कि पहले ऊर्जा स्तर में केवल S होता है। दूसरी बात, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 3 है, तब क्या होगा, L की वैल्यू होगा 0 से n-1, तो 3-1, तो क्या बचेगा देखो, तो 0 से 2, तो 0 से 2 तक का नंबर क्या होता है, 0 1 2। 0 का मतलब क्या हुआ S, 1 का मतलब हुआ P, D का मतलब 2 का मतलब D। देख लो आप, तो मतलब ये दूसरे पर तो हमने SP होगा और तीसरे पर होगा SPD, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से टेबल की तरफ हम जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल कुछ बच्चों ने जो अपने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस का मैं जवाब दे दूं। फिलहाल आप सबको मैं बताना चाहूँगा, सारे बच्चों को, कि आप सबके लिए एक बड़ा ऑफर आया हुआ है 799 रुपीज़ में। आप ज़रा समझो इस बात को, छोटी सी बात है ये। एक पुस्तक भी लेते हो ना तो 700 600 700 800 मिलता है। अगर पॉकेट मनी भी खर्च करते हो ना, 10 रुपये भी करते होगे, तो एक दिन में कम से कम 10 रुपये खर्च करते हो तो एक महीने में कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। मैं जानता हूं कि आज का बच्चा जो है 10 रुपये से 50 रुपये रोज खर्च करता है, जो 11th और 12th का बच्चा है। हिसाब लगा लो आप, एक समोसे भी मिलता है तो 20 रुपये मिलता है, 15 से 20 रुपये मिलता है। एक सस्ते दुकान में समोसे 15 से 20 रुपये मिलता है। लेकिन अगर अब पढ़ाई एक दिन का सिर्फ 2 रुपये खर्चा है, तो क्या गरीब बच्चा नहीं दे सकता है? जब गरीब बच्चा एक समोसा खा सकता है तो क्या वो इस पढ़ाई को नहीं कर सकता है? दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी में जो खर्चा आएगा वो तो मुझे लगेगा ही, टेक्नोलॉजी में खर्चा आएगा वो मुझे लगेगा ही। सो उस खर्चे को मैं अपने से अगर डालूंगा तो मैं इतने सारे बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो याद रखिएगा, एप्लीकेशन के जो चार्जेस होते हैं बस वही चार्ज आपको लिया जा रहा है, वो है 799 में। क्योंकि जो टीचर आ रहे हैं वो अपना भी पेट्रोल डलाएंगे भाई,
तो वो कहाँ से खर्च कर पाएंगे? तो उनके छोटे छोटे खर्चों को ही हम पूरा कर रहे हैं, उनके टीचिंग चार्ज को हमने पूरा नहीं किया है। सो यही बोल रहा हूँ कि गरीब बच्चों को फायदा ही होगा, क्योंकि जो बच्चा 3,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 25,000 में वो एक कोर्स को खरीदता है, एक सब्जेक्ट को खरीदता है, तो वो हमने सिर्फ 799 में करा है। वो हर बच्चा पढ़ने लायक है। एक गुल्लक भी फोड़ोगे ना तो 1,000 रुपये निकलता है बच्चों की। तो बात समझो, अगर आप इतना नहीं दे सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप इंजीनियरिंग में जाओगे या मेडिकल में जाओगे तो खर्चा कैसे कर पाओगे। गवर्नमेंट हर चीज के लिए पैसा नहीं देती है, अगर कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं देती है। एक दिवाली में अगर एक कपड़ा नहीं भी खरीदोगे ना, गरीबी में चला लोगे ना, तो भी एक कपड़े की कीमत भी, ये जो मैं टी शर्ट पहना हूं ना, वो 600-700 रुपये मिलता है। थोड़ा सा डल हुआ तो हम इसको निकाल के दूसरा पहन लेते हैं। आप भी वही करते हो। बताता हूं बेटा, हम अपने टाइम पे क्या होता था, यहां पे कहीं फट गया तो उस जगह सिलवा लेते थे। पेंट के पीछे फट गया तो वहां पर एक और दूसरे कलर का, जब दर्जी के पास जाते थे, भैया इसको सील दो, तो बोलता था, कोई दूसरा कपड़ा चिपका देता था, तो उसको बोलते थे कापा। इतनी गरीबी से हम निकाले हैं। लेकिन एजुकेशन में हमारे मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि बेटा जो पैसा लगता खाने के लिए एक दिन नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए हम जरूर खर्चा करेंगे। पुस्तक चाहिए, बिल्कुल ला के देंगे। डेस्क टेबल चाहिए, ला के देंगे। टेबल लैम्प ला के दिया गया। हर तरह की चीजें ला की हुई व्यवस्था है। मेरी पढ़ाई की व्यवस्था पूरी थी। मेरे पास डेस्क था, टेबल था, बैठने के लिए चेयर था। पर हम लोग घर में जब बैठते थे खाना खाने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ चटाई हुआ करती थी। तो कहानी वो भी नहीं तो वो बोरा होता है ना बेटा, जिसमें चावल भरते हैं, या शक्कर की बोरी आती है, उसको सीला जाता था, वो एक चटाई बन जाता था। याद रखो भाई साहब, क्या होता है, एजुकेशन में थोड़ा खर्च करना पड़ता है। दुनिया में सबसे सस्ती एजुकेशन अगर है तो सिर्फ इंडिया में है, जिसमें गवर्नमेंट भी करा रही। लेकिन ये स्थिति है कि करा तो रही है, टीचर को पेमेंट भी मिल रहा है, लेकिन वो टीचर उस लेवल पर पढ़ाई नहीं रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा तो करना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट थोड़ी पेमेंट देती है भाई। अगर गवर्नमेंट हमको पेमेंट देती तो हम दिल खोल के आपको फ्री में पढ़ाते हैं। क्यों? गवर्नमेंट से बोलो कि विक्रम सर को सपोर्ट कर दो, कि उनके जो खर्चे आते हैं उनको आप दे देंगे, और महीने का उनका चूल्हे का खर्चा दे देंगे, तो मैं आपको सब कुछ फ्री में कर दूंगा। तो समझना है, एक गरीब को देने, एक गरीब बच्चा इस कीमत को दे सकता है पर सब्जेक्ट। हमने दिया है 799 रुपीज। यही है क्रांति बैच। क्योंकि भारत में एक और क्रांति आएगी ऑनलाइन शिक्षा में, यदि वो इतना कर लिया। और बहुत सारे बच्चों ने ये काम जरूर किए हैं, तो आप इस काम को करने में सक्षम हैं। जो बच्चा मुझसे ये कह रहा था, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें सब कुछ मिलेगा। पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, साल भर की पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाया और खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं होने वाला। पूरी कोर्स होगा, पूरा साल भर का कोर्स होगा, सारे टीचर पढ़ाएंगे। अगर कोई टीचर अगर बीच में छोड़ के जाता है तो मैं उसकी जगह बेहतर टीचर और ले आऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अभी मैंने फिजिक्स के 2 टीचर आपको दिए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जिस टीचर को आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। तो सब कुछ है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको एक भारत में क्रांति देना है, शिक्षा में क्रांति देना है, वो और पढ़ाई में भी वो भी है कि जीरो लेवल। देखो आपने, मैंने एकदम जीरो लेवल की पढ़ाई पढ़ा रहा था, ऐसी जीरो से आप उठते हुए ऊपर चढ़ते हैं और एडवांस तक पहुंचेंगे। आज एडवांस, जहां तक जीरो के एक लेवल दे देंगे, जहां तक आप चढ़ सकते हैं वहां पर चढ़ाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। एडवांस तक चढ़ेंगे। याद रखना, जब भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे पढ़ लिए फिर यहां से चढ़ना शुरू करेंगे। भाई साहब, ये सीढ़ी कोई भी सीढ़ी ऐसा नहीं होता है। सीढ़ी हमेशा यहां से स्टार्ट होता है। सीढ़ी ऐसा नहीं होता है कि आधा यहां तक लगा हुआ है, आधा यहां तक लगा हुआ है, यहां पे बीच में कुछ भी नहीं है। ऐसा पढ़ाई कभी भी पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई हमेशा होता है तो वो सीढ़ी का हर स्टेप्स सही लेवल से होना चाहिए। तो पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो। इस तरह से पढ़ते हुए जब जाओगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। नहीं तो पता चला कि आप चढ़ने के चक्कर में इसको छोड़ गए, इसमें चढ़ गए। पेड़ बना, पेड़ उसका जड़ नहीं बना। पेड़ बना, जड़ थोड़ी सी है, हवा चलेगी गिर जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हवा चली, एग्जाम आया, एग्जाम का नाम सुना, आदमी डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई आपकी जीरो लेवल से स्टार्ट है। और याद रखना, हमने जीरो लेवल से बनाए हैं वीडियोस, अपलोड किए हैं वीडियोस, वहां से शुरू करें। 2 तरह की वीडियोस है, लाइव भी आएंगे आपके लिए और जीरो लेवल की पढ़ाई भी आपको मिलेगी। तो आप जब शुरू करें क्लासेस हमारी क्रांति बैच में, तो जो अपलोड करके हमने जीरो लेवल की वीडियोस दी हैं उनको लाइन से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी हर रिक्वायरमेंट वहां से पूरा होते जाएगा। फिर लाइव मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। रिकॉर्डेड क्लास बहुत ही फाइन है, बहुत बढ़िया है। फिर बात करेंगे, बेस्ट फैकल्टीज मिल रहे हैं, बेहतर टीचर मिल रहे हैं, बेस्ट लर्निंग सिस्टम है, पढ़ाने का सिस्टम है, सिखाने का सिस्टम बहुत बेहतर है। नोट्स मिलने वाला है PDF का, बोर्ड का, स्लाइड का। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट
आपको क्वेश्चन और एमसीक्यू टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये आपको मिलता है, तो भाई ये इतने में आप एक कॉपी भी अगर खरीदते हो तो 100 रुपये की कॉपी होती है भाई साहब। एक रजिस्टर कॉपी खरीदते हो तो 100 रुपये की कॉपी होती है। 5 तो खरीद लिए तो 500 रुपये का हो गया भाई साहब। समझो ये जो चीज़ें हैं, हमारा कहना ये है, घर सजाने निकलते हो ना तो एक तो टेबल भी अगर लेते हो तो 2,500 से 3,000 रुपये मिलती है। तो कहानी ये है कि जो एजुकेशन, जो बेस चीज़ है, आप कितनों भी टेबल खरीद लो, कितनों भी घर सजा लो, कितनों भी बढ़िया बढ़िया चप्पल पहन लो, कितनों भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, लेकिन अगर आपके एजुकेशन देने वाला टीचर आपको पूरा नहीं दे पा रहे हैं, खुद ही गरीब है बेचारा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम तो टीचर को उतना दे भी नहीं रहे, फिर भी हम खुश हैं अच्छा देने के लिए, हम कोशिशें कर रहे हैं अच्छा देने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो गरीब कैसा पढ़ेगा, इतना तो कर सकता है भाई साहब, गरीब पढ़ सकता है। कैसे? हमने दे दिया आपको शिक्षा सस्ते में। अगर आप ट्यूशन पढ़ने जाते होगे ना तो कम से कम 100-200 रुपये तो लेता ही होगा ट्यूशन। इससे सस्ता में तो कोई पढ़ाता नहीं होगा महीने में। मैं तो आज के ज़माने में जानता हूँ कि 500 रुपये से कम में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो बेचारा रो रो के पढ़ा रहा है, और हर महीना मांगता है भैया आप इस महीने का पैसा दे दो यार, इस महीने का दे दो। आप हर महीने उसको देते नहीं हो, क्या कर रहे हो? समझो, टीचर को आप बेचारा मत बनाओ यार। टीचर्स बेचारे नहीं होते हैं, टीचर्स वो होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। थोड़े लालच में काम जरूर करते हैं पर वो आप ही के लिए काम करते हैं। तो वही है टीचर्स, अच्छे टीचर्स। क्रांति बैच, भारत में एक और क्रांति, ऑनलाइन क्रांति, सबको देंगे बेहतर शिक्षा, भारत के भविष्य हो आप। हम बता दें, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अब वो सब मिलेगा जो केवल इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों को मिल रहा था, क्योंकि हम वही स्टूडेंट, वही टीचर्स ला रहे हैं जो विशिष्ट हैं, जो बेहतर हैं, जो स्पेसिफिक हैं, उस सब्जेक्ट के माहिर है, उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। वो टीचर आपको पढ़ाएंगे तो बेहतर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। क्रांति बैच ओनली 799 में पर सब्जेक्ट। याद रखना, फोन तभी करना आप जब भी मैं बोलता हूं 10 AM से आप 5 PM के बीच फोन करें। भाई साहब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कितनों बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, इस बात को कभी सुनते नहीं हो, कान से निकल जाती धुआं लेकिन सुनते नहीं हो। 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच ही फोन करें, कोई जरूरत है तो। न अन्यथा आप ऐप में जाकर के हमारा कोर्स ले सकते हैं, साल भर का कोर्स दे रहे हैं आपको। ऐप में कैसे लेंगे कोर्स वो आपको बताना चाहूंगा। इस वीडियो के नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है मेरे ऐप का, विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप का। अन्यथा आप प्ले स्टोर में जाकर के भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जैसे इंस्टॉल करोगे ऐसा आपको लोगो दिखाई देगा, विक्रम हैप केमिस्ट्री VSC, ग्रीन व्हाइट पट्टी के साथ सिखा कर ही रहेंगे। फिर ये जैसे आप खुला, जैसे ये इंस्टॉल होगा, होने के बाद ये आएगा, उसके बाद जस्ट ये खुल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुल जाएगा। ये खुलते ही यहाँ पर नीचे स्टोर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, बीच में लिखा है स्टोर। स्टोर को जैसे क्लिक करोगे ये नीला हो जाएगा और ये खुल जाएगा। जैसे ये खुलता है आप ऊपर की तरफ इसको पकड़ के स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि अलग अलग बैचेस आए हैं, किसी की कीमत कम है, किसी की कीमत ज़्यादा है, और अलग अलग सब्जेक्ट आए हुए हैं। जिस सब्जेक्ट में कम कीमत वाली है उसमें लिखा हुआ है क्रांति बैच आप ओपन कर सकते हो। जैसे क्रांति बैच ओपन करोगे आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, जो सब्जेक्ट लेना है ले लो। अभी लूट लो जितना लूटना है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो 25 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया, हो सकता है 1000 रुपये बढ़ जाए, 2000 बढ़ जाए, 3000 रुपये बढ़ जाए, कोई ठिकाना नहीं है इसकी रेट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमें लगेगा कि हमें उतना नहीं मिल पा रहा है कि हम टीचर को दे पाएं तो हम फिर इसको बढ़ाएंगे जरूर। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ाएंगे तो भी लेंगे, जो पढ़ने वाला बच्चा वो तो पढ़ेगा ही, लेगा ही। तो ये मिल जाएगा। यहां पर आओगे, जिस कोर्स को खोले हो यहां पर आओगे तो बाय नाउ वाला लिखा हुआ है, उस जगह पे आप क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, और इस जगह पर लिखा हुआ सिलेक्ट स्टेट क्लिक करोगे तो यहां पर अब आपका स्टेट आ जाएगा। जिस स्टेट से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, जहां से हो, उसको आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद यहां पर लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट के लिए प्रोसीड करोगे, फिर ये खुल जाएगा। जिसमें भी, जिस टाइप से भी आप पेमेंट कर सकते हो, इसमें देख लो अलग अलग ऑप्शन दिया होगा, और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे कर दोगे, सो आपका ये सक्सेस हो जाएगा, और इस तरह से इस कोर्स में शामिल हो सकते हो। फिलहाल अभी जो पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करूंगा। हिंदी में आपको पढ़ा रहे हैं, दिल की भाषा है, सबको देंगे बेहतर शिक्षा। और याद रखिएगा, हम एक बात और कहेंगे, कुछ बच्चे जो कहीं और भी एडमिशन ले चुके हैं, 799 में आपका कुछ नहीं जाता है। जितनी भी शिक्षा मिले, जितना भी मिले, अगर कम में मिल रहा है तो बिल्कुल ले लो। 2-3 लोगों के अलग अलग क्लासेस ले सकते हो इस फीस में। तो ये एक बड़ी बेनिफिट होता है, आपका कोई लॉस नहीं होगा, फायदा ही होगा। सो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर सब कुछ समझ पाओगे, अगर कहीं नहीं समझ पा रहे हो तो ये मेरी गारंटी है। क्रांति बैच 799
शिक्षा में क्रांति, है क्रांति, शिक्षा क्रांति, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। ये बातें आपको मैं कह रहा हूँ कि आप भी इन्हीं लोगों की तरह हैं, ये बच्चे ले रहे हैं आप भी लो। ये इन बच्चों को देखिए, वो आप अपने आप को समझो कि इन्हीं बच्चों के साथ हैं। तो हम सारे बच्चों को, हम इन गाँव तक जाना चाहते हैं, इन बच्चों को तक जाना चाहते हैं, यानी आप तक जाना चाहते हैं, आप सब ये करिए। फिलहाल आगे चलते हैं, हम बातचीत करते हैं। ये सारी बातें मैंने कर दिया है तो आप समझ गए। अब मैं बताना चाहूँगा, जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब आइए जो बेसिक बातें जो पढ़ा रहा था, तो आपने क्या क्या देखा। ये ऊर्जा स्तर पहला यानी कि कक्ष ऑर्बिट है, कई ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सर्व ऑर्बिट होता है। पहले में एस, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडीएफ और एसपीडी, चौथे में एसपीडीएफ और एसपीडीएफजी होता है। और इनके नंबर्स भी दे दिए गए हैं, ये होगा। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो वो टेबल कैसे बनेगा, जरा सोचिएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये हो गया। तो m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए -L2 + L कर दो, +L। देखिए L की वैल्यू है 0, तो 0 की वैल्यू 0 होगी, 0 m L की वैल्यू 0 है तो 0 हुई, 0 माइनस प्लस नहीं होता, 0 होता है, एक ही डब्बा हो गया। जरा सेकंड में आओगे और आसान हो जाएगा कि L मतलब 2, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो बोलो क्या होगा, L की वैल्यू क्या होगा, 0 से 2 - 1 यानी कि 0 से 1, तो 0 भी होगा और 1 भी होगा। 0 होगा मतलब S है, 1 होगा मतलब P है। अभी तो यही पढ़ रहे थे ना, 0 1, ठीक है। अब 0 के लिए एक 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या है 1, तो L की वैल्यू 1 है तो -1 से +1, तो -1 0 + 1, यही तो स्केल होता है। सो इसमें देखिए, इसमें एक ही डब्बा है जिसका नाम 0 है, इसमें 3 डब्बे हैं, पहले का नाम -1, दूसरे का नाम 0 और तीसरे का नाम +1। अब बात बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, मैं क्या करने वाला हूं, KLM। अब बता सकते हो सारे बच्चे कि यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं। यहां पर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। 0 मतलब S ऑर्बिटल है, S सबसेल है, P है और ये इसके लिए D है, SPD। S के लिए ये एक बॉक्स, एक 0, मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 है तो -1, 0 + 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, -2 -1 0 + 1 + 2। मतलब देखो ये जो वैल्यू होता है इसका माइनस से प्लस तक ले जाओ बस। तो अब बताओ इसमें कितने डब्बे नजर आ रहे हैं, इसमें डब्बे नजर आ रहे हैं 1, तो m की वैल्यू 1 ही है। यहां पर p के लिए m की वैल्यू 3 है, d के लिए m की वैल्यू 5 है। ये होता है भाई। म्यूजिक कंपनी पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, सबको पता है, उसके साथ कोई चैटिंग नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो हो गया बेटा। ऐसे ही आगे टेबल को कवर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने जो बताया है उसको जरा थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअली मैंने 3 क्वांटम नंबर पढ़ाए हैं यहां पे। परमाणु जो है इस तरह से बढ़ते जाता है, आखिरी में ये जो डब्बे है ना इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, ये जो डब्बा है इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। कक्षक, कक्षक उनको कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना जहां पे होती है उसको कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस डब्बे में, तो P में 3 डब्बा है, D में 5 डब्बे, F में 7 डब्बे हैं। अब इस डब्बे को बहुत ही गहराई में पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 2 11th का बहुत गहराई से पढ़ना होगा, और काफ़ी आसानी से मैंने जितनी बातें पढ़ाया उसके आगे बस थोड़ी बहुत बातें हैं तो वो पढ़ना होगा। फिलहाल हम समझते हैं कि 9 बजने वाला है तो एक बातें और बता देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसका वैल्यू होता है +12,
और जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है उसका वैल्यू होता है -1/2। तो हर चीज़ का प्लस और माइनस वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन्स का भी। तो आखिरी में इलेक्ट्रॉन भरेगा इन जगहों पर, इन डब्बों में ही इलेक्ट्रॉन भरता है। सो क्या होगा ज़रा समझें। तो इनको दर्शाने के लिए, जो क्लॉकवाइज कर रहा है उसको दर्शाने के लिए तीर का निशान ऐसा रखेंगे, और इसको दर्शाने के लिए तीर के निशान को हम ऐसा रखेंगे। तो देख लो अलग अलग बातें। सो एक डब्बे में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो हम लिखते हैं ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को दर्शाने के लिए, +½ -½ को दर्शाने के लिए हम एस साइन का उपयोग करते हैं। हमने 4 क्वांटम संख्या आपको बताए हैं, और ये 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी है जरा चलें देखिए, नोट करिए अपनी कॉपी में क्वांटम नंबर्स। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगला होता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, यानी कि ऊर्जा स्तर है, कक्ष है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l है मतलब उपकक्ष है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है, यानी कि यही तो है कक्षक, कक्षक को दर्शाता है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको s से दर्शाते हैं, यही तो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दर्शाती है, क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बातें हैं। तो हमारे क्लास के साथ आप आइए, आपका स्वागत है उन सारे बच्चों के लिए जो कहते हैं कि उनको लगता है कि एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो कम तो कर लो। एजुकेशन में खर्चा करना ही पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा, अन्यथा आप शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते। क्योंकि एजुकेशन देने वाला, पढ़ाने वाला शिक्षक को गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगा। अगर गुरु दक्षिणा दोगे तो फलेगा। आज 1000 जमा करोगे 1 करोड़ बनाओगे, 2000 जमा करोगे जिंदगी में 2 करोड़ कमाओगे, 5000 जमा करोगे 5 करोड़ कमाओगे। यदि आपने इसी जगह पे 10 लाख जमा किए 10 करोड़ कमाओगे। करके तो देखो। यही है फंडा, यही है तरीका। क्योंकि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो हमेशा जिंदगी में फलता है। बीज लगाओगे तभी तो फल आएगा। एक बीज अगर 1 रुपये मिलता है तो उसी एक बीज से आप 200 रुपया कमा सकते हो ना भाई। तो लगाना तो पड़ेगा, बोना तो पड़ेगा बीज, और उस बीज को पालना भी पड़ेगा, पोसना भी पड़ेगा, उनका केयर करना पड़ेगा, तब जाकर कि वो फल देगा। जब वो बढ़ेगा तब फल देगा। तो वही काम होता है एजुकेशन में। ये जो शिक्षा है, ये बुक है, ये टीचर है, ये शिक्षक है, ये सारी चीजें बीज है शिक्षा का। आपकी मेहनत है, बीज है शिक्षा का। आपकी मेहनत है उसको पालना, उसको पोसना, उसका केयर करना, उसको इज्जत देना, तब जाकर के वो एजुकेशन फलता है और जिंदगी में बड़ा बनता है, और हम बेहतर बन के आते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। सो बीज की तरह ये क्रांति बैच के साथ आ जाओ, क्रांति बीज बना करके। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।